करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल बात हो रही थी शाह आलम की। शाह आलम मुगल सुल्तान ने शाहू को एक पत्र भेजा। उसमें उल्लेख किया गया था कि उसका भाई आजम खान जिजाऊ की लड़ाई में मारा गया है। उसी पत्र में शाहू को शाह आलम ने एक लॉलीपॉप दिया था कि 10 हजारी मनसब आपको मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको दक्खन में कामबख्श के विरुद्ध लड़ाई के लिए आपको मदद देनी पड़ेगी। अगस्त में शाह आलम बहादुर शाह बन के दिल्ली के तख्त पे बैठ गया। अक्टूबर में कामबख्श को निपटाने वो फिर एक दक्खन दाखिल हो गया। बहादुर शाह को जुल्फिकार खान से नफरत होने के बावजूद, क्योंकि जुल्फिकार खान आखिरी दम तक आजम खान के बराबर साथ था, तो सीधी बात है बहादुर शाह को जुल्फिकार खान से नफरत थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम उम्मियत का हवाला देके जुल्फिकार को अपने पक्ष में उसने कर लिया। और जुल्फिकार खान जैसे तो राज दरबारी होते हैं, है ना, तख्त पे कोई भी सुल्तान बैठे वो तो अधिकारी वर्ग होता है, वही जुल्फिकार था। क्योंकि कामबख्श के विरुद्ध जो युद्ध हुआ उसमें शाहू ने नेमाजी शिंदे को सेनापति बना के अपनी फौज भेजी। परिणाम इनके पक्ष में आया। 14 फरवरी 1718 को दक्खन हैदराबाद के नज़दीक कामबख्श का इन फौजों ने पराभव किया। शाह आलम बड़ा खुश हो गया, तो उसने फिर शाहू महाराज ने ज़्यादा बड़े औहदे की विनती उससे की। अर्जी शाहू ने लगाई। उस समय ताराबाई ने भी अपने हक अबाधित रखने की अर्जी बादशाह के सामने लगाई। यहाँ मुगलों ने एक चाल चली, भाई जो भी है था तो औरंगजेब का ही बेटा। मुगल सल्तनत का खानन यानी वजीर था मुन्निम खान। अब मुन्निम खान ने ताराबाई के पक्ष में फैसला दे दिया। चाल देखो मित्रों इसकी। अब यहाँ मुन्निम खान ने ताराबाई और जुल्फिकार शाहू का पक्ष लेके शाह आलम के पास पहुंचे, और बहादुर शाह यानी शाह आलम ने भाई इस पंगे से अपने हाथ ही झटक लिए। अब वजीर के जरिए शाह आलम ने फिर फरमान निकाला कि दोनों पक्ष आपस में ही फैसला करे, चाहे एक दूसरे के साथ युद्ध करे, चाहे संधि करे, पता नहीं, लेकिन दोनों पक्ष है, आप मुझे मत घसीटो, आप आपस में ही फैसला कर लो। जो भी विजयी होगा उसे मुगल सल्तनत सरदेशमुख का पद
बहाल करेगा। अब ये थी मरहट्टों की हाराकारी। आप देखो मित्रों, 30 साल पहले जो साकार हुआ हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न था, उस पे इन लोगों ने पानी फेर दिया। काफी खान की एक पुस्तक है जो बड़ी फेमस है। काफी खान लिखता है कि बादशाह सलामत मुनीम खान और ये जुल्फिकार खान तीनों संतुष्ट हुए। अब सोचने वाली बात है कि काफी खान ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये योजना के तहत ही मुगल सल्तनत ने किया था। औरंगजेब की कूटनीति यहाँ पे काम कर गई। शाहू के दिमाग में पहले से ही था कि नई राजधानी पुणे से 100 किलोमीटर दूर अहमदनगर ले जाए, जिसका पुरजोर विरोध जुल्फिकार खान ने किया। माता ताराबाई एक शूर, निडर, पराक्रमी और जुझारू नेत्री थी, और वहीं शाहू बड़ा नेमस्त, क्या कहते हैं उसे, टॉलरेंट, वो आजकल के सेक्युलर हिंदू नहीं होते उनके जैसा था। शाहू ने स्वयं रणभूमि में एक भी युद्ध आज तक नहीं लड़ा था। निग्रही, निश्चयी, वो बिल्कुल नहीं था वैसे। और उसका कारण भी है मित्रों, उसे कोई भला बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि उसने पूरी अपनी बाल्यावस्था कैद में, चाहे मानसिक तौर पे, क्योंकि वो कैद में यानी एक ही रूम में बंद तो था नहीं, माँ बेटों को घूमने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन फिर भी था तो कैद में। और वो कैद भी किसकी? इस्लामियों की। अब अपनी पूरी बाल्यावस्था जिसने अलग प्रकार के वातावरण में गुजारी हो, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। था तो शेर का ही बच्चा, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने बचपन में उसी शेर के बच्चे के दांत और नाखून निकाल के उसको बिल्ली बना दिया था। केवल और केवल अपने पूर्वजों की परम कृपा और उन्होंने किए कर्मों का फल था कि बालाजी विश्वनाथ एक चट्टान की तरह शाहू महाराज के पीछे डटकर खड़ा था। ये हो सकता है कि पर्सनल तौर पे बालाजी शाहू से नाराज भी निश्चित हुआ होगा, पता नहीं, लिखा तो नहीं है। लेकिन मित्रों, सभी लोक कथाएं, इवन ये इस्लामी तवारीखकार काफी खान जैसे, या फिर तत्कालीन बंबई में बैठे अंग्रेजी लेखक हो, एक कथा, एक आत्मवृत्त, एक लेख भी बालाजी विश्वनाथ के नाराजी के या विरोध के, विद्रोह के बारे में एक अक्षर नहीं लिखता। या स्वयं बालाजी विश्वनाथ ने जो लिखे पत्र हैं, उससे हमें यह आभास होता है कि भाई इसमें नाराजी थी नहीं, आभास भी नहीं होता। सतत छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति परम आदर भाव दिखा के बालाजी अपने आप को हिंदवी स्वराज्य का सेवक जन्म भर मानता रहा। 1710 में शाहू और तारामती दोनों पक्ष आमने सामने अपनी पोजीशन मजबूत करने में जुट गए। सातारा और कोल्हापुर, ये दो राजधानियों का अंतर मित्रों मात्र 130-135 किलोमीटर का है। अंदाज कीजिए, जिन्होंने पूरा दक्खन, कर्नाटका, तंजावर तक हिंदवी स्वराज्य कायम किया, उनके वंशज आज दक्खन में 150 किलोमीटर की पेरीफेरी में, परीग में युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए थे। आपस में ये छोटे मोटे संघर्ष लगातार 3 साल चलते रहे और इसका अंत हुआ जून 1710 में, जब हमारे महान योद्धा सरदार सेनापति धनाजीराव जाधव की अकाली मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या हो गई? मृत्यु बड़ी दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या हो गई।
अब धनाजीराव के मृत्यु के समय दोनों पक्षों में समसमान सरदार बटे हुए थे। सभी जातियों के कर्तृत्ववान पुरुष दोनों बाजू थे। लेकिन गत 150 साल में ये एक नई जमात हमारे भारत में पैदा हुई और उसमें से कई नई नवेले इतिहासकार भी पैदा हुए जिन्होंने महाराज की सेना को भी जातियों में बांट के एक अलग समाज आपके सामने प्रस्तुत किया। और इसके मूल में सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। इसके मूल में था ब्राह्मण द्वेष। मित्रों, ये वामपंथी बड़े महान असुर है, राक्षस है। इनको अगर एक तिनका मिला ना, एक तिनका, तो वो तिनके को वृक्ष कह देंगे। अच्छा, वृक्ष कहेंगे नहीं, उसके बारे में इतनी डिटेल आपको बताएंगे कि भाई एक पूरे विश्व का एक नई जात का ये वृक्ष है, ऐसे बताकर वो तिनके को आपका निसर्ग नियम बता देंगे। अब ये जो तिनका है ना, ये मुगल और सूफियों की देन है। चाहे इतिहास में जो घटना हो, उसका सीधा संबंध सनातन और ब्राह्मण से ये लोग जोड़ देंगे। कसम से इनकी ये बरगलाने की बुद्धि है ना, ये अचाट है। हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते। 1707 से 1710 शाहू महाराज की रियासत सातारा जिले तक सीमित रह गई थी और वहीं मराठवाड़ा से लेकर कर्नाटका तक माता ताराबाई औरंगजेब के पीछे लगी हुई थी। लेकिन वामपंथियों ने शाहू और शाहू संभाजी भोसले और माता ताराबाई राजाराम भोसले, इन दोनों की वर्चस्व लड़ाई को भी मराठा वर्सेस ब्राह्मण बता दिया। अब बताओ, हालांकि दोनों तरफ, जैसे मैंने बताया, सभी जाति के मरहट्टा समान रूप से बटे हुए थे। इनफैक्ट शाहू महाराज के पक्ष में ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक थी। मैं आप सबको इसका कारण मालूम है, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, बिकॉज जो महाराष्ट्र में है वही उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आजकल महाराष्ट्र में ये ब्राह्मण पक्ष पे बोलना यानी एक अलग प्रकार की ब्लास्फेमी कर दी गई है इन लोगों ने कि भाई आप जैसे ब्राह्मण पक्ष में चाहे 2 शब्द बोले या 2 वाक्य लिखे, आपको गोडसेवादी कह के घोर जातिवाद का आप पे ठप्पा लग जाएगा। चाहे कदाचित एट्रोसिटी भी आप पे लग सकती है। इतनी भयंकर परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। इससे बात नहीं कोई करता क्योंकि सबके जेब में पैसा है। तो जब तक पैसा है कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जैसे परिस्थिति अगर भगवान न करो गंभीर हो गई तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये लोग मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे, ऐसी मुझे आशंका है। लेकिन यहाँ भी मैं फिर ताल ठोक के मुझे भी भाई कहना पड़ेगा कि हाँ, मैं गोडसेवादी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का गोडसेवादी हूँ। क्योंकि मैंने तत्वतः गोडसे जी को पढ़ा है, उनके विचार को पढ़ा है। उनके विचार बहुत ज़्यादा शुद्ध और सनातनी ही थे। कोई नया दर्शन उन्होंने नहीं दिया, जो सनातन में लिखा है वही उन्होंने फॉलो किया। ठग का सामना महाठग ने किया। हाँ, और एक चीज भाई, ये भोसले घराने की सत्ता वर्चस्व की परिवार की अंदरूनी लड़ाई थी, ठीक है। अब इसमें ये ब्राह्मण का बीच में इन्होंने घुसा दिया। हाँ,
मुझे तो यही समझ में थी कि ये 1 पॉइंट एजेंडा लेके ये कितने साल चलेंगे, और वो भी झूठ का सहारा लेके। दुर्भाग्य है, कसम से दुर्भाग्य है। अब ये अंदरूनी लड़ाई के कारण जो 3 साल का ये अनमोल वक्त हमने गवाया है ना, और ना सिर्फ गवाया, खुद अनीति करके खुद का शक्तिपात भी करवाया। अब देखो, हिंदवी स्वराज्य के सार्वभौमत्व को इन लोगों ने मात्र 20-25-30 साल में खो दिया। औरंग्या के बाद हुए ये नपुंसक अय्याश निठल्ले ने एक तो बहुचज हिजड़ा बन के सड़क पे या कोठे पे नाचता भी था, उसके बारे में मैंने पूरी बात बताई है। अब ऐसे निठल्ले युवराज और सुल्तान, 13 सुल्तान बने हैं बहादुर शाह तक। बहादुर शाह को भी जोड़ लो। बहादुर शाह कोई वो इसने गज़ल लिखी, वो लिखी, शमशेर, तलवार, हाँ, वो छलावा है, वो बकवास है। वो सभी के 13 औरंग्या के बाद जितने हुए सभी निठल्ले थे। पूरी दिल्ली 1707 में ही हिंदवी स्वराज्य में शामिल हो सकती थी, लेकिन मात्र 2 साल विचार बदला, सोच बदली, किस्मत बदली। बालाजी के बेटे ने सामने आकर दिल्ली पे हमला करने का बीड़ा उठाया, और मात्र दो भी नहीं मित्रों, 1.5 साल के आसपास 1719 में मराठों ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। बीच में सामने अफगान आया, वो भ्रष्ट जात के मुगल आए, शिया आए, सुन्नी आए, ईरानी आए, तुर्रानी आए, सभी आए। क्या हुआ? निपात, संपूर्ण निपात। और दिल्ली में मराठों ने मात्र 1.5-2 साल में फिर अपना भगवा लहराया। वंदे मातरम।